हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव ट्यूशन क्लास। स्टूडेंट, यदि आप इस चैनल पर नए हो और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो स्टार्ट करता हूं। जो वीडियो लेकर है वो एमए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस और MPSE 11 का एक तरीके से जो है बुक आपकी, और जो बुक का नाम है वो है विश्व मामलों में यूरोपीय संघ, यूरोपीय यूनियन। ठीक है, तो इसमें क्या है, मैं एक तरीके चैप्टर वाइज वीडियो नहीं डाल सकती है, इसकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि इस पे वीडियो डालें, तो चैप्टर वाइज वीडियो ना बनाकर मैंने इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ तो ताकि आपके एग्जाम में हेल्प हो सके। तो स्टार्ट करता हूँ। पहले जो क्वेश्चन आ सकता है वो है यूरोपियन के विकास और स्थापना पर चर्चा करें। तो यूरोपियन के विकास और स्थापना पर चर्चा करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है, या आ सकता है यूरोपियन के विकास क्रम की व्यवस्था करें, या आ सकता है कि यूरोपियन के विकास कैसे हुआ। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूं। यूरोपीय संघ एक अनुपम संस्था है। ये ना तो परिसंघ है और ना ही संघ है, ये बीच की एक संस्था मानी जाती है और इसे अधिराष्ट्रीय संस्था के रूप में भी देखा जाता है। नेक्स्ट है, यूरोपीय समुदाय की स्थापना उस प्रक्रिया का परिणाम है जो 1951 में पेरिस की संधि के प्रारंभ हुई थी और यह एक अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठन के रूप में देखा गया है। तो मैं दोबारा बताता हूं उसमें कि ये क्या है, अनुपम संस्था है, या नहीं, ये ना तो परिसंघ है और ना ही संघ है, ये बीच की संस्था है और इसको अधिराष्ट्रीय संस्था के रूप में भी देखा जाता है। फिर मैंने आपको बताया यूरोपीय समुदाय की स्थापना उस प्रक्रिया का परिणाम है जो 1951 में पेरिस संधि से प्रारंभ हुई थी और इसको अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठन के रूप में भी देखा जाता है। नेक्स्ट है, वर्ष 1957 में यूरोपीय आर्थिक संगठन के 3 प्रमुख संस्थाओं यूरोपीय आर्थिक समुदाय और यूरोपियन कोयला एवं इस्पात एवं यूरोपीय आणविक समुदाय का निर्माण किया गया है, जिसको बोला गया है आर्थिक समुदाय, सामाजिक समुदाय और इसे सांस्कृतिक समुदाय। ये 3 स्तंभ है। क्वेश्चन में 3 स्तंभ के बारे में पूछने का सकता है, यूरोपीय संघ की 3 स्तंभ क्या है उसका वर्णन करें। तो पहले आप इसका इंट्रोडक्शन दोगे, फिर 3 स्तंभ बताओगे। नेक्स्ट है, यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में हुई थी। ये आपको याद होना चाहिए, 1992 में हुई थी और मास्ट्रिक्ट संधि के द्वारा हुई थी। ये क्यों हुई थी? जब यूरोपियन अर्थव्यवस्था एक तरीके खराब हो, मतलब एक तरह लड़खड़ा रही थी, तो अमेरिका ने उसकी मदद की थी, जिसको मार्शल मार्शल के नाम से, मार्शल प्लान के नाम से जाना गया। तो ये मार्शल लॉ एक तरीके कह सकते हैं, और संधि द्वारा इसका उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, इसका मुख्य उद्देश्य था कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, अमेरिका की आर्थिक शक्ति से मुकाबला करना। नेक्स्ट है, इसकी आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक और सैनिक प्रभाव जबरदस्त है। तो इसका जो देखा जाए, राजनीतिक, कूटनीतिक और सैनिक प्रभाव जबरदस्त है और इसकी मुद्रा यूरो है। इसकी मुद्रा क्या है? यूरो है। और विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी एक तरीके से अमेरिका का 3 गुना है और इसका अपना झंडा है जो 12 रंग के गोल्डन सितारे के रूप में भाईचारे का प्रतीक माने जाते हैं। नेक्स्ट है, इसका स्थापना दिवस है, अपना गाना, और इसके 2 सदस्य ब्रिटेन और फ्रांस है जिसके पास 550 परमाणु हथियार हैं। तो ये एक तरीके से इसका इंट्रोडक्शन था, आप इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब बात करते हैं मास्ट्रिक्ट संधि, जिस पे क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है यूरोपीय संघ संधि या मास्ट्रिक्ट संधि पर टिप्पणी। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया कि मास्ट्रिक्ट संधि क्या है या यूरोपियन संधि क्या है। तो आपको 2 इसमें बताता हूं कि यूरोपीय संधि जो मास्ट्रिक्ट संधि के नाम से भी जानी जाती है और यह एक समुदाय के गठन के दिशा में नया प्रयास था। समुदाय के गठन की, समुदाय का गठन कैसे होना चाहिए उसका एक नया प्रयास किया गया जिसको मास्ट्रिक्ट संधि या यूरोपियन संधि कहा जाता है। नेक्स्ट है, इस संधि से पेरिस तथा रोम की संधियों में संशोधन किया गया। इसके जरिए क्या हुआ? रोम की संधि और एक तरीके से पेरिस की संधि में जो भी संशोधन किया गया और जिसमें एक यूरोपीय अधिनियम के प्रसार करके कार्य क्षेत्र को विस्तृत किया गया। मतलब संशोधन तो किया गया, पेरिस और रोम की संधियों में संशोधन किया गया और उसके बाद जो भी किया गया वो क्या था? कार्य क्षेत्र को विस्तृत किया गया है जिस इसके अंतर्गत। नेक्स्ट है, मास्ट्रिक्ट संधि में 3 प्रमुख संस्थाओं का प्रावधान किया गया। जैसे मैंने भी आपको 3 स्तंभ बताए थे, तो वही इसमें आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, ये पॉइंट एक तरीके आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो। नेक्स्ट है, अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनः गठन करने के लिए जबरदस्त मदद की थी और इस मदद को मार्शल योजना के नाम से जाना गया था। और मार्शल योजना की स्थापना 1957 में हुई थी और इसके तहत 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई और जो मार्शल योजना थी वो अमेरिका के विदेश मंत्री के नाम पर रखी गई थी। तो इसमें मास्ट्रिक्ट संधि में मैंने शॉर्ट तरीके से बताया है ताकि आप इसको एक्सप्लेन कर सकें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उस पर बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है यूरोपीय संघ के सिद्धांत, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसका इस सिद्धांत का मतलब क्या है? व्यवस्था काफी जटिल है, मतलब यूरोपीय जो संघ की जो अर्थव्यवस्था है वो काफी जटिल है। इसमें बताया गया है
तो पहला जो सिद्धांत है वो अंतर सरकारीवाद। तो क्वेश्चन में समझ में आ रहा, अंतर सरकारीवाद, अंतर मतलब सरकारीवाद में सरकार में क्या क्या अंतर है उसको लेकर इसमें चर्चा की गई है। ये संस्थाओं को राष्ट्रीय सरकारों की सामूहिक इच्छा को कार्यान्वित करने का साधन मात्र मानता है। ये क्या करता है, अंतर सरकारीवाद सिद्धांत मानता है कि जो भी संस्थाओं को राष्ट्रीय सरकारों की सामूहिक इच्छा को कार्यान्वित करने का साधन मानता है। जो भी संस्था बनाई जाती है वो सिर्फ एक तरीके इच्छा को प्रकट करने का माध्यम है। नेक्स्ट, राज्य आधारित इस दृष्टिकोण में सरकारें अपने सामूहिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करती हैं। तो सामूहिक उद्देश्य की मतलब हर सरकार होती है, तुम्हें पता है कि जो भी सरकार होती है वो अपने उद्देश्य के लिए कार्य करती हैं। कि उद्देश्य मतलब कि किस प्रकार उनको एक तरीके से सामूहिक उद्देश्य को प्राप्त हो सके। नेक्स्ट है, राज्य समाज में रहने वाली जनता की असीमता और निष्ठा का केंद्र होती है। असीमता मतलब जो पहचान है उसका केंद्र मानी गई है और निष्ठा उसका भी केंद्र मानी गई है। तो ये राज्य समाज में रहने वाले जनता के असीमता और निष्ठा के केंद्र होते हैं। तो मैंने बताया अंतर सरकारीवाद जो है इसमें 2-3 चीजें बताई, आप उनको और एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट, ये संस्थाओं को राष्ट्रीय सरकारों के सामूहिक इच्छा को एक कार्यान्वित करने का साधन है और राज्य आधारित इस दृष्टिकोण में सरकारें सामूहिक उद्देश्य प्राप्ति के लिए कार्य करती हैं। और नेक्स्ट, राज्य समाज में रहने वाली जनता को असीमता और निष्ठा के केंद्र मानती है। नेक्स्ट है नव यथार्थवाद। यह द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूरा नाम है इनका, जे मांगेतु द्वारा प्रतिपादित यथार्थवाद की मान्यता अंतरराष्ट्रीय संबंधों को प्रमुख व्याख्या करती है। तो ये किसके अनुसार है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो जे मांगेतु द्वारा प्रतिपादित यथार्थवाद की मान्यता अंतरराष्ट्रीय संबंधों की प्रमुख व्याख्या करती थी। और इसके अनुसार जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्था की गारंटी देने वाली महाशक्तियां नहीं होती थी तो ऐसे में मतलब कि युद्ध होना, विवाद होना स्वाभाविक होता था। तो इसलिए सबसे मेन क्या है, इसके लिए महाशक्ति होना बहुत जरूरी था। तो इसमें बताया गया नव यथार्थवाद। तो ये मैंने इसमें 2-3 पॉइंट में समझाया। नेक्स्ट है नव कार्यात्मक सिद्धांत। नव कार्यात्मक सिद्धांत क्या होता है, इसमें क्या है, अमेरिकी विचारकों द्वारा उत्पन्न यह सिद्धांत अपनी शुरुआती अवस्था में सशक्त क्रमबद्ध पर जोर देता है। सशक्त मतलब कि किस प्रकार कार्य करना है उस पर जोर देता है। नेक्स्ट है यह एक योजना के रूप में विकसित हुई है। जो भी ये सिद्धांत है वो एक योजना के रूप में प्रस्तुत हुई है। और नेक्स्ट है, सबसे पहले इसकी स्थापना 1958 में अंड्रेस्ट बी हस ने की थी। तो मैं दोबारा बताता हूँ, 1958 में अंड्रेस्ट बी हस के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है इसका महत्व। अब सिद्धांतों का महत्व आता है तो मैंने ये भी आपको शॉर्ट तरीके बता रहा हूँ। स्थितियों को जांच में सहायता करने के साथ साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मतलब जो भी स्थिति होती है उसकी जांच करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये जो भी एक तरीके से सिद्धांत है इसके इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट, ये संघ प्रकृति प्रदान करने वाले मेल मिलाप तथा प्रक्रियाओं के उद्देश्य को स्पष्ट करती है। जो भी मेल मिलाप की जो प्रक्रिया होती है उसको सामने स्पष्ट रूप से रखती है। नेक्स्ट, यह सामाजिक वास्तविकता को समझने में उपयोगी है। ये क्या करती है, ये सामाजिक वास्तविकता को समझने में बहुत उपयोगी मानी जाती है। तो इसके सिद्धांत है, क्वेश्चन आता है यूरोपीय संगठन के सिद्धांत, ये क्वेश्चन आता है तो इस पे क्या करना है आपको, ये तीनों सिद्धांत आपको एक्सप्लेन करने हैं, उसका महत्व एक तरीके से एक्सप्लेन करके दे सकते हो। तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें मान लो कि ये अंतर सरकारीवाद अलग से क्वेश्चन आ सकता है, नव यथार्थवाद अलग से क्वेश्चन आ सकता है और नव कार्यात्मक क्वेश्चन अलग से आ सकता है। तो मैंने जो भी बताया मैं 3-3, 4-4 पॉइंट में समझाया है और आप इनको और एक्सप्लेन करके ले सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है उस पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो है यूरोपीय संघ की जो सरकार संस्थाएं जो आपका इकाई जो 3 है, इकाई जो 3 आपकी, उसका चैप्टर जो है क्वेश्चन का बेस पर आता है वो है यूरोपीय परिषद और मंत्री परिषद के कार्य क्या है और उसका गठन कैसे हुआ। और नेक्स्ट में यूरोपीय संघ की संसद जो है उसके बारे में क्वेश्चन आता है। तो पहले बात करते हैं यूरोपीय परिषद मतलब मंत्री परिषद के बारे में। यूरोपीय संघ की सर्वोच्च संस्था है, मतलब ये क्या है, यूरोपीय संघ की सर्वोच्च संस्था है और यूरोपीय परिषद है, मतलब जो भी इसकी जो सबसे बड़ी संस्था क्या है, यूरोपीय परिषद है। और नीति निर्माण तथा कानून के सभी प्रस्तावों की शुरुआत इसी संस्था के अंतर्गत होती है। मतलब जो भी प्रस्ताव रखे जाते हैं वो इसी के द्वारा होते हैं। 1974 में इसकी स्थापना हुई थी और 1975 में सरकारों तथा राज्य अध्यक्षों ने नियमित शिखर सम्मेलन आयोजित करने शुरू कर दिए थे। तो मैं दोबारा बताता हूँ इसमें कि ये यूरोपीय संघ की सर्वोच्च संस्था जो है वो यूरोपीय परिषद है और इस नीति निर्माण तक कानून के सभी प्रस्तावों की शुरुआती इसी संस्था के द्वारा होती है। नेक्स्ट 1974 में स्थापना हुई थी और 1975 में सरकार तथा राज्य अध्यक्ष के बीच
नियमित शिखर सम्मेलन आयोजित होने लगे। नेक्स्ट है 1950 के दशक में पेरिस तथा रोम की संधि के परिणाम स्वरूप ये अस्तित्व में आई थी। मतलब जो संधि हुई थी उसकी पेरिस और रोम की, उसके परिणाम स्वरूप एक तरीके अस्तित्व में आई और यह विभिन्न 9 स्वरूपों में न्याय तथा गृह मामले और आर्थिक, वित्तीय, विदेश संबंधी और सामाजिक नीति, रोजगार, परिवहन, कृषि, मछली पालन, स्वास्थ्य, उपभोक्ता, आंतरिक बाजार और दूरसंचार, ऊर्जा, पर्यावरण, शिक्षा, संस्कृति आदि विषय इसके अंतर्गत आते हैं। अब नेक्स्ट के कार्य क्या है? साझी विदेश तथा सुरक्षा नीति, इसके ऊपर कार्य करना, इसके आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हो हेडिंग डाल के। नेक्स्ट है फौजदारी मामलों में सहयोग करना, और नेक्स्ट है विधि निर्माण में सहायता, नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय संधियां करना, नेक्स्ट है बजट अनुमोदन करना, आर्थिक मौद्रिक नीति समन्वय करना। ये सारे आदि कार्य हैं जिनको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है यूरोपीय संसद क्या है, इसके आपने पढ़ा यूरोपीय परिषद। अब नेक्स्ट जो है वो है यूरोपीय संसद। यूरोपीय संसद सन 1952 में यूरोपीय संसद की स्थापना की गई, और क्यों की गई? किसके द्वारा? यूरोपीय कोयला तथा इस्पात समुदाय के लिए सभा के रूप में हुई थी। मतलब कि जो भी कि इसकी जो स्थापना है वो एक सभा के रूप में हुई थी, और 1962 में यूरोपीय संसद का नाम दिया गया। मतलब इसका नाम कब दिया गया? 1962 में दिया गया, और 1986 में इसे औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया। तो आपको फर्स्ट याद रखना है कि जो इसकी स्थापना थी वो 1952 में की गई थी और एक सभा के रूप में की गई थी। नेक्स्ट है 1962 में यूरोपीय संसद का नाम दिया गया और 1986 में इसे औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया। नेक्स्ट है यूरोपीय संसद की 3 प्रकार की समितियां होती हैं, और 3 प्रकार की समितियां अपने अपने कार्य करती हैं। और नेक्स्ट यूरोपीय संसद में सीटों के आवंटन का प्रत्येक सदस्य राज्य की जनसंख्या है। जो भी प्रत्येक सदस्य है वो क्या है? राज्य की संख्या है। और इस समय संसद में 732 जो है सदस्य हैं और 7 राजनीतिक समूह हैं। तो ये आपको एक तरीके शॉर्ट तरीके से इंट्रोडक्शन में बताया आपको, और आप इसमें और एक्सप्लेन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं, मगर इंट्रोडक्शन इतना ही है। नेक्स्ट है कार्य आते हैं। तो कार्य क्या है इसके? वो है विधि निर्माण, जिसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है बजट संसद और परिषद द्वारा। जो भी बजट पास होता है वो मंत्री परिषद द्वारा और एक तरीके से संसद के द्वारा, दोनों तरीके से होता है। जैसे भारत में एक तरीके से जो भी बजट पास होता है मंत्री परिषद और संसद के द्वारा ही एक तरीके से पास होता है। नेक्स्ट है नीति निर्धारण। जो भी नीति निर्धारण है वो इसी के द्वारा होता है। नेक्स्ट है यूरोपीय संसद यूरोपीय संघ की संस्थाओं पर सामान्य तथा आयोग पर विशेष प्रजातंत्रीय पर्यवेक्षक का कार्य करती है। ये क्या करती है? प्रजातंत्री पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करती है। तो मैंने बताया यूरोपीय संसद क्या है और उसके कार्य, जिनको आप और एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है? क्वेश्चन आता है वो है एकल यूरोपीय अधिनियम 1987 और एकल बाजार की व्यवस्था क्या थी। तो एकल बाजार की क्या व्यवस्था थी इसके बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम करेंगे बात एकल यूरोपीय अधिनियम। एकल यूरोपीय अधिनियम क्या था? तो जून 1955 में मिलान यूरोपीय परिषद ने कहा था। तो सबसे पहले 1955 में मिलान यूरोपीय परिषद ने कहा था कि एकल बाजार की स्थापना के वैधानिक उपाय तब तक सफल नहीं होंगे जब तक यूरोपीय समुदाय की नीति निर्माण के नियमों का परिवर्तन नहीं किया जाता। सबसे मैंने उन्होंने बात कही थी कि यूरोपीय परिषद ने कहा था कि एकल बाजार की जो स्थापना है वो वैधानिक उपाय तब तक सफल नहीं होंगे जब तक इतने परिवर्तन नहीं किया जा सके। किसमें परिवर्तन? यूरोपीय समुदाय की नीतियों में। नेक्स्ट है 1970 के दशक। इससे पहले क्या हुआ? 1973 में जो तेल संकट जो आया यूरोपीय संघ के, उसके तहत क्या हुआ? 1970 के दशक में पश्चिमी यूरोप में उत्पन्न आर्थिक मंदी के कारण विभिन्न राष्ट्रों ने राष्ट्रवाद तथा संरक्षणवाद की नीति को अपनाया। जब एक तरीके से यूरोपीय संघ में संकट आ गया तेल का, तो उसके बाद क्या हुआ? 1970 के दशक में पश्चिमी यूरोप में उत्पन्न आर्थिक मंदी के कारण विभिन्न राष्ट्रों ने राष्ट्रवाद तथा संरक्षणवाद की नीति को अपनाया। नेक्स्ट है अंतर सरकारीवाद कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया, जिसने 1985 में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। तो एक तरीके कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया 1985 में, उसने कार्य करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट है इस अधिनियम द्वारा आंतरिक बाजार की स्थापना तथा कार्य से संबंधित निर्णय के लिए सर्वसम्मति की शर्त को सीमित बहुमत मतदान में परिवर्तित कर दिया। जो सर्वसम्मति जो होती थी मतलब कि सर्वसम्मति जो था कार्य से संबंधित निर्णय के लिए सर्वसहमति की शर्त को, सर्वसहमति जो शर्त होती थी उसको एक तरीके से सीमित बहुमत मतदान के रूप में परिवर्तित कर दिया, चेंज कर दिया।
नेक्स्ट है सीमित बहुमत मतदान प्रणाली द्वारा एक नवीन सहयोग कार्य प्रणाली की शुरुआत की गई। एक नवीन सहयोग कार्य प्रणाली की शुरुआत की गई। और नेक्स्ट है एकल यूरोपीय अधिनियम द्वारा मूल संधियों में अनेक प्रकार के संशोधन किए गए। नेक्स्ट सशक्त कार्य करने का प्रयत्न किया गया। नेक्स्ट अधिनियम द्वारा यूरोपीय संस्थाओं के निर्माण में यूरोपीय संसद की भूमिका और प्रभाव को बढ़ा दिया गया कि उसके द्वारा ही एक नीति निर्माण होते हैं, तो उसकी जो भूमिका थी उसको एक तरीके बढ़ा दिया गया। तो ये क्वेश्चन था एकल यूरोपीय अधिनियम। अब बात करते हैं एकल बाजार क्या था। एकल बाजार की विशेषता, एकल बाजार की विशेषता क्या है? एकल बाजार मतलब एक अकेला एकल बाजार व्यवस्था मीन्स कि एक तरीके से बाजार को अपनाना। तो इसमें सबसे मेन है कि सीमा शुल्क का निराकरण करना एकल बाजार का सबसे बड़ा उद्देश्य था। तो दोबारा बताता हूँ कि सीमा जो शुल्क होता है, जो भी सीमा निश्चित शुल्क के लगाया जाता है, उसका निराकरण मतलब उसका विरोध करना और एकल बाजार का सबसे बड़ा उद्देश्य था। इसके अतिरिक्त एकल बाजार द्वारा वित्तीय अवरोधों, भौतिक अवरोधों आदि को हटाना था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जो भी अवरोध आ रहे हैं, वित्तीय से संबंधित, पैसे से संबंधित जो रुकावटें आ रही है वो, और भौतिक अवरोधों को आदि को हटाना। नेक्स्ट है एकल बाजार द्वारा व्यक्तियों के मुक्त आवागमन की प्रक्रिया का सरलीकरण करना था, कि व्यक्ति जो है मुक्त व्यापार कर सके। नेक्स्ट है इसके अलावा कुछ सरलीकरणकर्ताओं जैसे शिक्षा, व्यवसाय, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सामाजिक और सुरक्षा भुगतान आदि के लिए विभिन्न कानूनों अधिकारों की स्थापना करना था। तो ये सबसे मेन इसमें कि किसकी स्थापना करना? शिक्षा, व्यवसाय, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सामाजिक और सुरक्षा भुगतान आदि के लिए विभिन्न कानूनी अधिकारों का एक तरीके से निर्माण करना इसका मुख्य उद्देश्य था। एकल बाजार के तहत इसके क्रियान्वयन के लिए सदस्य राज्यों को कानूनी नियमों तथा अन्य प्रशासनिक प्रावधानों को समानता एवं सादृश्यता को भी अपनाना, कि समानता रूप से किस प्रकार को रखना है। तो नेक्स्ट मैं दोबारा बताता हूँ उसको। एकल बाजार के तहत उसके कार्यान्वयन के लिए सदस्य राज्यों के कानूनी नियमों तथा अन्य प्रशासनिक प्रावधानों के समानता एवं सादृश्यता को भी अपनाया गया। नेक्स्ट है यह प्रतियोगिता पर आधारित था। जो एकल बाजार था वो प्रतियोगिता पर आधारित था, कि किस प्रकार कंपटीशन होगा और किस प्रकार एक को जोर मिलेगा। नेक्स्ट है मुक्त आवागमन की 4 स्वतंत्रताएं होती हैं इसके अंतर्गत। पहला होता है वस्तुओं का आवागमन और सेवाओं का आवागमन, व्यक्तियों का आवागमन और पूंजियों का आवागमन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार आवागमन होना चाहिए। आवागमन मतलब आना जाना एक तरीके से किस प्रकार होना चाहिए। इनके अनेक लाभों से उनकी उम्मीद की गई, मतलब कहने मतलब है कि एकल बाजार से काफी उम्मीद की गई थी। तो नेक्स्ट इससे सस्ती वस्तुएं और सेवाओं द्वारा आर्थिक लाभ की कामना की गई थी। तो ये एकल बाजार जो था ये यूरोपीय संघ द्वारा अपनाया गया था। इसके सबसे मेन उद्देश्य ये था कि किस प्रकार आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा दिया जा सके। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है। अभी तक जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया उनके आंसर शॉर्ट तरीके से बताए हैं, वो एग्जाम में आने के चांस ज्यादा हैं। तो इसके अलावा जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो है कि आर्थिक एवं मौद्रिक संघ की उत्पत्ति की चर्चा करें। नेक्स्ट है यूरोपीय संघ और फ्रांस के बीच के संबंध। नेक्स्ट है साझा कृषि मूल्य के सिद्धांत क्या है यूरोपीय संघ के। और वैश्वीकरण WTO के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, जो आप अपने तरीके से लिख सकते हैं, उसको पहले ही पढ़ा होगा आपने। नेक्स्ट है भारत और यूरोपीय संघ के संबंध। तो ये एक तरीके से मैंने वीडियो डाल रखी है, आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी, उसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।